सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं कि अभी लॉकडाउन के समय दूरदर्शन पर रामायण और महाभारत का प्रसारण किया जा रहा है। देखिए, मैं आपसे इस वीडियो में महाभारत के माध्यम से राजनीति की कुछ परिभाषाओं और अवधारणाओं के बारे में बात करने जा रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ आप सभी इनको देखें, केवल एक सामान्य मनोरंजन के नाते ना देखें। इनके अंदर जो गहरा विमर्श है, चाहे वह राजनीतिक विमर्श हो, मनोवैज्ञानिक पक्ष हो या उनका सांस्कृतिक पक्ष है, उनका दार्शनिक पक्ष है, उसको समझने की कोशिश करें। तो इस वीडियो में मैं महाभारत के राजनीतिक पक्ष के बारे में कुछ बात करने जा रहा हूँ, या यूं कहें कि राजनीति की कई परिभाषाओं को, राजनीति के कई व्यवहारों को महाभारत के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। राजनीति विज्ञान का जब अध्ययन करते हैं तो इसकी परिभाषाओं पर बात होती है। कुछ लोग इसकी परंपरागत किस्म की परिभाषाओं पर ज्यादा फोकस करते हैं, जिसमें राजनीति को आदर्श से जोड़कर देखा जाता है कि राजनीति क्या है, राज्य क्या है, राजनीति कैसी होनी चाहिए, राज्य कैसा होना चाहिए, शासक कैसा होना चाहिए, शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, कानून कैसे होने चाहिए। और कुछ जो आधुनिक राजनीति विज्ञानी हैं वो इस बात पर फोकस ज्यादा करते हैं कि राजनीति कैसी होती है, ना कि कैसी होनी चाहिए, और राज्य कैसे चलाया जाता है, शासन कैसे किया जाता है। और वो इस बात पर फोकस ज्यादा करते हैं कि राजनीति जो है वो राज्य या सरकार का ऐसे अध्ययन नहीं है, वो संघर्षों का अध्ययन ज्यादा है। वो संघर्ष शक्ति के लिए होते हैं, वो संघर्ष अधिकारों के लिए होते हैं, वो संघर्ष संसाधनों के लिए होते हैं। और जैसे हेरोल्ड लॉसवेल एक बड़े राजनीति विज्ञानी हैं, वो ये कहते हैं कि कब कौन क्या पाता है, कैसे पाता है, यह राजनीति से तय होता है, यह राजनीति है। कब कौन क्या कैसे पाता है, यह राजनीति है। तो आप देखिए कि जब हम देखते हैं प्रैक्टिकल तरीके से कि दुनिया भर में ये लड़ाई चल रही है, कब कौन क्या पा रहा है, किसी को अधिकार चाहिए, किसी को पानी चाहिए, किसी को पेट्रोल चाहिए, किसी को राज्य की सत्ता चाहिए, और उसका संघर्ष चल रहा है और इसमें राजनीति प्रकट होती है। और कुछ आदर्श की बात भी इसी के साथ साथ चलती रहती है कि राज्य कैसा चलना चाहिए। तो महाभारत के माध्यम से मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ दोनों किस्म की अवधारणा के बारे में कि क्या होना चाहिए राजनीति और क्या होती है संघर्षों के दौरान। आपको ज्ञात ही होगा कि पांडवों को एक तरीके से देश निकाला दे दिया गया था, और उसके बाद वो वर्षों वन में रहने के बाद जब वापस से अपनी दावेदारी राज्य पर करने आए, और पूरे राज्य पर नहीं, वह केवल एक छोटा सा हिस्सा चाहते थे जिसमें वह सम्मान पूर्वक रह सके, और दुर्योधन ने वह भी देने से इनकार कर दिया। और परिणाम स्वरूप जो एक भीषण युद्ध महाभारत का देखने में मिलता है हमें। इसमें श्री कृष्ण का शांति दूत बन के जाना, केवल 5 गांव का प्रस्ताव रखना और दुर्योधन द्वारा उसको भी ठुकरा दिया जाना, यह दर्शाता है कि किस तरीके से शांति के प्रयास किए जाते हैं। आज भी शांति के कई प्रयास दुनिया भर में किए जाते हैं। जैसे विश्व युद्ध को रोकने के लिए कुछ प्रयास किए गए, फिर भी नहीं रुका। विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद दूसरा विश्व युद्ध ना हो, इसके लिए भी कुछ प्रयास किए गए, वो सफल नहीं हो पाए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद और बेहतर तरीके से प्रयास किए गए। इस तरीके से हम देखते हैं कि शांति के प्रयास आज भी किए जाते हैं, उस समय श्री कृष्ण द्वारा किए जा रहे थे। जैसे एक कविता रश्मि रथी में श्री कृष्ण का शांति संदेश लेकर जाना बड़ी प्रसिद्ध, मैं सुनाऊंगा वो कविता इस दौरान। फिर आप देखते हैं कि जब युद्ध समाप्त हो जाता है, भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं और बहुत जल्दी अपना शरीर त्यागने वाले हैं, तो उस समय युधिष्ठिर जो राजा बनने के बाद भीष्म पितामह के पास जाते हैं और एक चर्चा होती है, बड़ी राजनीतिक दार्शनिक आदर्शात्मक चर्चा होती है कि राजा कैसे होना चाहिए, राज्य का संचालन कैसे करना चाहिए, कानून कैसे होने चाहिए। उसे शांति पर्व में लिखा गया है, महाभारत के अंतर्गत जो शांति पर्व है। तो इसी पर हम लोग बात कर रहे हैं। दरअसल देखिए, महाभारत में एक लड़ाई संसाधनों की लड़ाई है, जिसको हेरोल्ड लॉसवेल कह रहा है कि कब कौन क्या कैसे पाता है, यह राजनीति तय करती है। तो आप देखिएगा कि
जो पांडव हैं और जो कौरव हैं उनके बीच संघर्ष चल रहा है, प्रतिष्ठा का संघर्ष चल रहा है, आर्थिक संसाधनों का संघर्ष चल रहा है, राज्य के वितरण का संघर्ष चल रहा है। जो व्यवहारात्मक राजनीति में हम वही हेरोल्ड लॉस्पेल वाली बात के अनुसार ये संघर्ष चल रहा है और शांति प्रस्ताव के माध्यम से उसको सेटल करने की कोशिश की जा रही है। श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर जा रहे हैं, यानी कैसे सेटल किया जाना है, और वो सेटल नहीं हो पा रहा है। भीष्म पितामह चाह रहे हैं कि वो सेटल हो जाए, नहीं हो पा रहा है। फिर परिणाम स्वरूप युद्ध होता है और युद्ध के माध्यम से वह सेटल होता है, यानी एक भीषण संग्राम होता है, उसके माध्यम से सेटलमेंट होता है, समाधान होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक व्यवहारात्मक राजनीति का वह पक्ष हमें महाभारत में देखने को मिल रहा है। आपने वो कविता शायद सुनी भी हो, मैं भी अभी आपको सुना देता हूँ। रश्मि रति रामधारी सिंह दिनकर की जो महाकाव्य है उनका, उसके अंतर्गत ये कविता आती है। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, स धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर 80 ना उठाएंगे। 80 मतलब तलवार। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इसके आगे ये कविता बड़ी है और अंत में आप देखिए कि क्या होता है। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सूने को साध ना सकता है, वह मुझे बांध क्या सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसे की भू पर बहनी प्रखर। फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। वायस सगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। अब देखिए, इस पूरी कविता में एक शांति का कूटनीतिक प्रयास श्री कृष्ण कर रहे हैं। दूसरा एक मनोवैज्ञानिक पक्ष जो है, जो लालच दुर्योधन का दिख रहा है कि वो केवल 5 गांव भी नहीं दे रहा है, वो उसको अपनी लालच भी है और उसको वो अभिमान का प्रश्न भी बनाए हुए। लालच से ज्यादा वो अभिमान का प्रश्न है और ये अभिमान हम देखते हैं राजनीति में बड़ा रोल प्ले करता है। जो पॉलिटिकल इलीट्स यानी जो ऊपर के वो लोग हैं, राजनेता हैं या राजपुरुष हैं, उनका अभिमान हम देखते हैं कि हमेशा से हर युग में राजनीति में व्यवहारात्मक रूप से बड़ा रोल प्ले करता है। और राजनीति विज्ञान में एक ऐसी शाखा भी है जो राजनीतिज्ञों के स्वभाव का, उनके व्यवहार का, उनके मान अभिमान, इन सब चीजों का अध्ययन करती आई, क्योंकि ये राजनीति को समझने में बड़ी मदद करती है। अब हेरोल्ड लॉस्वेल की इस परिभाषा से इतर कुछ दूसरी जो आदर्शात्मक परिभाषाएं जो अरस्तु के जमाने से चली आ रही हैं प्राचीन यूनान में, या जैसा मैंने कहा कि शांति पर्व में भी जिसका जिक्र है कि राज्य कैसा होना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए, कि वह जो नागरिकों के बीच में शांति बनाए रखे, उनके बीच में सहयोग की स्थापना करे, समाज में अच्छा माहौल बनाए, इस किस्म की जो बातें हैं वह भी इसमें महाभारत में आती हैं। जैसे शांति पर्व में राजा के क्या कर्तव्य हैं, इस पे बहुत चर्चा की गई है कि राजा विलासी ना हो,
जैसा हम देखते हैं कि राज सुख को विलासिता के साथ जोड़ के देखा जाता है, तो राजा सत्य वचन बोले, विलासी ना हो, राजा किसी रूप में चोरी ना करे, किसी रूप में धन का संग्रह करने का लोलुप ना हो। जो हम देखते हैं कि दुर्योधन में जो प्रवृत्ति दिख रही थी, वह भीष्म पितामह युधिष्ठिर को कह रहे हैं कि वह राजा में नहीं होनी चाहिए, वह अहिंसा का पालन करे। जबकि हम देखते हैं महाभारत में इतनी भीषण हिंसा होती है, तो उस हिंसा का दोहराव ना हो। विश्व युद्ध में भी हम देखते हैं कितनी भीषण हिंसा होती है। जापान में तो परमाणु बम गिरने से लाखों लोग मारे जाते हैं, तो वो युद्ध की त्रासदी ना हो, इस किस्म की बात कहते हैं। यहाँ तक कि बहुत अच्छी बात है, जैसे राज्य टैक्स लेता है हमसे ताकि हमारे लिए वो सुविधाएं दे सके। तो राज्य टैक्स कितना ले, कैसे ले, हमेशा से विवाद का विषय रहा है। कई बार राज्य बहुत ज्यादा टैक्स ले लेते हैं और नागरिकों का जीवन दूभर हो जाता है। तो इसमें बहुत सुंदर एग्जाम्पल आप देखिए, कितना सुंदर मेटाफोर देते हैं, कितना सुंदर उदाहरण देते हैं भीष्म पितामह कि शासक को प्रजा से इतना ही टैक्स लेना चाहिए जितना मधुमक्खी फूलों से रस चुनते वक्त बहुत सहजता से मधु लेती है कि फूल को कोई कष्ट नहीं होता। जैसे दूसरा उदाहरण देते हैं, जैसे ग्वाला दूध निकालता है गाय से और गाय को कोई कष्ट नहीं होता। कितने सुंदर उदाहरण है कि राजा को ऐसे ही टैक्स लेना चाहिए। वो जो टैक्स देने में अक्षम है, समर्थ नहीं है, उससे टैक्स नहीं लेना चाहिए। और देखिए कि पूरा का पूरा जो वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो आज आधुनिक राज्य की खास विशेषता है, जिसमें गरीबों को विशेष किस्म की सुविधाएं, सब्सिडी देने की बात होती है, उनसे टैक्स नहीं लेने की बात होती है, स्कॉलरशिप आदि जो देने की बात भी होती है। सारी बातें आपको उस विमर्श में मिलेंगी, शांति वर्ग के उस विमर्श में। तो मैं यही आपसे अंत में कहूंगा कि रामायण या महाभारत, ये जो ग्रंथ हैं, इनको आप इस रूप में पढ़ें कि ये भारतीय समाज का एक सतत चिंतन आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। भारतीय समाज, भारतीय मनीषा का जो दर्शन है वो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, राजनीतिक चिंतन आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तो उनको उस गंभीरता के साथ पढ़िए, या जो टीवी पे आ रहा है उस गंभीरता के साथ उसे देखिए, क्योंकि टीवी में भी आप देखें कि यदि आप केवल उनके एक्शन पर फोकस करेंगे ना, तो होगा ये कि आप उनके जो महत्वपूर्ण संवाद हैं उन पे आप फोकस नहीं करेंगे। तो जब गीता की बात हो रही हो तो आप युद्ध का वेट नहीं करिए कि युद्ध में आपको केवल एक्शन देखना है। आप गीता में जो बातचीत हो रही है उसको बहुत ध्यान से सुनिए। वाणों की सैया पर या जो श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव के दौरान बात कर रहे हैं उसको बहुत गंभीरता से सुनिए। यह आपके पॉलिटिकल डिस्कशन को समझने में, पॉलिटिकल प्रोसेस को समझने में बहुत हेल्प करेगा। आज अभी इतना ही। थैंक यू वेरी मच।